नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल लर्न विद पीडीएफ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस की क्या आवश्यकता होती है, क्या ज़रूरत पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता रह गई इनकी, जिन्हें हमें इनकी आवश्यकता पड़ गई। तो एक बार आप एग्ज़ाम्पल से सोचिए कि अगर आपकी कॉलोनी में हर घर हर घर अपने अपने हिसाब से चलने लगे, मतलब कोई ऐसा घर ना हो जो बाई किसी से चले, हर घर अपने अपने हिसाब से चलने लगे, मतलब कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस ना हो, अपने अपने हिसाब से सब कुछ चल रही है, ठीक है। कोई नियम ना हो तो क्या होगा, कभी झगड़ा होगा, कभी शोर होगा, कभी मारपीट। यही हाल पूरी दुनिया का था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसलिए एक ऐसा संगठन बनाया गया जो सबको एक साथ बैठाकर बातचीत से समस्याएं जो है सुलझाया जा सके। इसका नाम रखा गया यूएनओ। यूएनओ क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड नेशंस। अब हम इसके बारे में आज जानेंगे कि इस कहानी का पूरा उद्देश्य क्या है, काम क्या है, और आज दुनिया में इसकी क्या क्या भूमिका है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करें कि कब कब कैसे कैसे यूनाइटेड नेशंस ने हमारे देश के लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम किया है, तो देखो, हमारे इसका उद्देश्य होता ही है सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखना, देशों में दोस्ती बढ़ाना, आर्थिक और सामाजिक सहयोग बनाना, मानवाधिकार जिसे रक्षा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कर रहा होता है। अगर हम बात करें, देखो अभी 2022-23 में 2022-23 में यूक्रेन और रशिया वाला युद्ध हुआ, ठीक है। यूके और रशिया का युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में यूएन ने ही शांति की अपील की थी। किसकी? यूएन ने ही शांति की अपील की थी, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के कारण बड़े कदम नहीं उठ पाए। उसके बाद हम बात करें 2024-25, अभी बहुत ही रिसेंट का है, क्लाइमेट चेंज पर यूएन के एक समिट होता है, कॉप समिट। आप सब लोग जानते होंगे यूएन का जो कॉप समिट हुआ था, इनमें सभी देश ने मिलकर, ऑल कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एक क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग रोकने की योजना बनाई गई, ठीक है। अब ऐसे एक एक कदम जो है बढ़ाते हुए देश को एक साथ बना के एक साथ संगठित करके चलना, जिससे क्लाइमेट को है, पहाड़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनाइटेड नेशन कर रही है। मतलब जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर होता है ना, एक हिसाब से ये बहुत सारे स्टेट का पार्लियामेंट समझ लो, जिसमें लगभग कई सारे देश होते हैं जो इसमें शामिल हैं, वो सारे देश, ठीक है। भारत भी जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब अगर हम बात करें तो भारत जो है यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़े सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है। क्या? पीस कीपिंग फोर्स में से सबसे बड़े सैनिक भेजने वाला देश है। तो चलिए, दैट्स अ पार्ट। ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं, यूनाइटेड नेशंस का क्या क्या काम है, कैसे कैसे उसने काम किया, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में इसका है संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। सबसे पहला चीज़ तो एक ये है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1945 को हुई विद द पर्पस टू, क्या पर्पस था इसको स्थापना करने का? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका जो उद्देश्य था, किस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन की स्थापना की जा रही है, वो थी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये उद्देश्य रहा इसका। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें कुल 51 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो चीज़ें हैं। पहली चीज़ स्थापना, दूसरी चीज़ इसका उद्देश्य, जो एम है इसका। उसके बाद इसमें ओरिजिनल मेंबर कितने थे? 51 मेंबर थे। प्रेजेंट मेंबर कितने हैं इसमें? प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? 193। जो सबसे लेटेस्ट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि यूनाइटेड नेशंस में सबसे लेटेस्ट में अभी कौन सा स्टेट जुड़ा है, तो कौन सा जुड़ा है? साउथ सूडान, जुलाई 2011 में। इसका हेडक्वार्टर आपका बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में। ये भी पूछता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ एक बार ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो 1945 फाउंड हुआ। पर्पज़ क्या था इसका? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओरिजिनल मेंबर कितने हैं? 51। प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? 193। जो लेटेस्ट जुड़ा वो कौन सा था? साउथ सूडान, जुलाई 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जो इम्पोर्टेंट देखने लायक हैं वो ये चीज़ें। ठीक है, किसके बारे में? यूनाइटेड नेशंस के बारे में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 1 सितंबर 1939 से लेकर और 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद स्थिति ऐसी हो गई ना कि सारे देश कोई बिखर रहे हैं, कई नए देश बन गए, तो उन नए देशों का संयोजन कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक हिसाब से एक ऐसी स्थिति बन गई इसकी। अब दुनिया चाहता था शांति, तो इसके लिए क्या हुआ? जस्ट उसके बाद क्या हुआ कि 50 कंट्री ने तत्काल क्या किया, उन्होंने 50 कंट्री ने ये डिसाइड किया कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 50 कंट्रीज गेदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को 1945। ये ध्यान रखना, कहाँ पे हुए थे? सैन फ्रांसिस्को में। टू साइन अ डॉक्यूमेंट। अब कौन सा डॉक्यूमेंट था? द यूएन चार्टर। क्या था? यूएन चार्टर, CHARTER। ठीक है, इस पे साइन हुआ। ये ध्यान रखना, कितने कंट्रियों ने किया? 50 कंट्रियों ने किया। बाद में जो आगे चलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम बना यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब बात समझ में आ गई कैसे बना। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत पूरे देश की स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी थी, उनको संभालना क्या करना। तो एक तात्कालिक बैठक हुई, गैदर्ड हुआ। कहाँ पे हुआ? सैन फ्रांसिस्को में 1945 में। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया गया। उस डॉक्यूमेंट का नाम था द यूएन चार्टर। ठीक है, और वही बन के आगे चलकर बन गया द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब द चार्टर साइन ऑन 26 जून 1945। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, 26 जून 1945 को ये साइन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर खासकर जो लॉ से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो बंदे हैं, जो स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पूछता है। ठीक है, तो कब 26 जून 1945 को साइन हुआ? अब देखो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज़, 50 कंट्री ने इकट्ठा हुए थे। पोलैंड साइंड इट लेटर एंड बिकम वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर ऑफ द स्टेट। ठीक है, 50 कंट्री इकट्ठा हुए। जो लास्ट स्टेट रह गया था पोलैंड भी जुड़ के जब बन रहा था, साइन हो रहा था, उस टाइम पोलैंड भी आके जुड़ गया और जुड़ के जो है टोटल बन गए 51 कंट्रीज़, 51 स्टेट्स आके बन गए और जो है उस पर साइन हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है ना कि जब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था तो
पहला तो पूछता है, देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात है। पहला तो ये, कहाँ हुआ बैठक? सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद ये घटना हुई, मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई। डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? द चार्टर, यूएन चार्टर था। साइन कब हुआ? 26 जून 1945 को हुआ। कितने कंट्रियों ने किया? 50 कंट्रियों ने किया। बाद में कौन सा जुड़ गया? पोलैंड साइड इट लेटर। ठीक है, और टोटल कितने हो गए? बेसिकली 51 मेंबर थे, हो गए। ठीक है ना, पोलैंड ने भी बाद में आकर साइन कर दिया था। इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। फिर अब एक चीज़ ये है कि साइन तो हो गया था 26 जून 1945 को। ठीक है, चार्टर कम इनटू फोर्स, द यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945। जब कभी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की बात कहीं भी प्रश्न पूछता है तो वहाँ पे यही डेट लिखा होता है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। पहला क्या हो गया? पहला ध्यान रखने वाली बात क्या हो गई? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये सारे समझ लो एक हिसाब से प्रश्न ही हैं। ठीक है, और एक ये बन गया। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं। इसके आगे है, कह रहा है कि द फॉरेनर ऑफ यूएन वॉज द लीग ऑफ नेशंस। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो यूएन है, इसका पहले नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस। अब ये क्या मसला आ गया? लीग ऑफ नेशंस, हम तो यूनाइटेड नेशंस पढ़ रहे थे, लीग ऑफ नेशंस कहाँ आ गया? राष्ट्र संघ। तो इसकी भी बढ़िया कहानी है, इसको भी हम देखेंगे कि हुआ क्या था एक्चुअली में। ठीक है, तो ये हुआ कि जब पहला वर्ल्ड वार हुआ, पहला वर्ल्ड वार कब हुआ? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। कब हुआ? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक पहला वर्ल्ड वार तो ये हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार मैंने बताया था ना, 1939 टू 1945। ये सितंबर की बात है। ठीक है, सितंबर, 1 सितंबर शुरू और 2 सितंबर इधर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार इधर था। अब हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तभी इसकी स्थापना की गई। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। जो मैंने ऊपर पढ़ा उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको भूलो। पहले ये पढ़ो कि लीग ऑफ नेशंस जो यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मर है कि क्या बना। यूनाइटेड नेशंस के पहले लीग ऑफ नेशन ही काम कर रहा था। क्यों आवश्यकता पड़ गई यूनाइटेड नेशंस की, अभी इसी में पता चल जाएगा। ठीक है ना, पहले लीग ऑफ नेशन था, इसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस। 1919 में इसकी स्थापना हुई क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, तो हमें आवश्यकता पड़ी। मैंने रीज़न बताया था क्यों आवश्यकता पड़ सकती है, क्या क्या खामियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तब आवश्यकता पड़ती है। तो 1919 में इसकी जो है स्थापना हुई। एक ट्रीटी हुई, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ वायसराय। ठीक है, इसका भी उद्देश्य था टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी इसी का उद्देश्य था। ठीक है, जो लीग ऑफ नेशन था उसका उद्देश्य भी यही था। अब इंडियन एक चीज़ और एडिशनल है इसमें कि इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ILO, ये भी उसी टाइम स्थापना हुआ था ट्रीटी ऑफ वायसराय के साथ। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लीग ऑफ नेशंस के गठन के दौरान गठित किया गया था? तो कौन सा है? भारतीय श्रम संगठन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी एफिलेटेड है एजेंसी ऑफ द लीग। ठीक है, तो इसमें हम चीज़ें समझ गए कि लीग ऑफ नेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये हो गया लीग ऑफ नेशंस। 1919 में स्थापना हुई, एक संधि हुई ट्रीटी ऑफ वायसराय, इसकी भी उद्देश्य था पीस ऑफ सिक्योरिटी। उसी के साथ ILO का भी संगठन हुआ
ये अफिलिएटेड एजेंसी है लीग का, ठीक है। इतनी सारी बातें हमारे ध्यान में आ गई। अब एक चीज़ जरा ध्यान दीजिए, देखिए पहली बात, हमने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब यूएनओ का गठन हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद में हुआ ना, पहले क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। पहले क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो लीग ऑफ नेशन की गठन हुआ था, लीग ऑफ नेशन का। अच्छा, जब लीग ऑफ नेशन था ही तो हमें यूएनओ का गठन क्यों करना पड़ गया? विषय ये है, हम तो पढ़ लिए यूएनओ क्या है, ठीक है, लीग ऑफ नेशन पढ़ लिया, लेकिन जब पता है कि लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य वही था जो यूएनओ का है, तो लीग ऑफ नेशन को हटाया क्यों गया? व्हाट इज़ द रीज़न? तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, जरा सा आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, ये हमारा पर्सनल नोट्स है जिसमें पढ़ता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि द लीग ऑफ नेशंस सीज्ड, क्या कर दिया गया, सीज कर दिया गया एक्टिविटीज आफ्टर द फेलिंग टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो भाई, जब हम लीग ऑफ नेशन की स्थापना किए, उसका उद्देश्य ही था हमारा पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब हम जिस उद्देश्य को लेकर लीग ऑफ नेशन की स्थापना किए, वह उद्देश्य कहाँ पूरा हो पाया? भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, हमने ये लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी। अब हमारा उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन हो गया। मतलब ये है कि लीग ऑफ नेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया, गुड रिस्पॉन्स नहीं था उसका। तो गुड रिस्पॉन्स ना होने की वजह से लीग ऑफ नेशन को क्या कर दिया गया, सीज कर दिया गया। फिर जाके बनाया गया यूनाइटेड नेशंस। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऐसा लगा कि लीग ऑफ नेशन वर्क नहीं कर पा रहा है, हमें अच्छे संगठन की और उससे बेहतर चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तब बनाया गया यूनाइटेड नेशन। आई बात समझ में पूरी कहानी? बस अब ये दिमाग किसके दिमाग में आया कि यूनाइटेड नेशंस किया जाए? तो द नेम यूनाइटेड नेशंस क्वाइन बाय द यूएस प्रेसिडेंट, उस समय के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने जो है इसकी स्थापना कर दी, इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का। और यूनाइटेड नेशन का प्रस्ताव रखा, 50 कंट्री इकट्ठे हुए, 51वां पोलैंड आके मिल गया, 26 जून 1945 में साइन हो गया, 24 अक्टूबर 1945 को द चार्टर कम इनटू फोर्स, द यूएन ऑफिशियली कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, ये था विषय। अब फर्स्ट यूज्ड इन द डिक्लेरेशंस बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफ 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका जो डिक्लेरेशन हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हो गया था। जिसका फर्स्ट यूज़ हुआ था यूनाइटेड नेशंस ऐसे शब्द का, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी दौरान ही ऐसा इसका जो है शब्द की उन्होंने बोला, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, कि हमें ऐसे चीज़ों को स्थापित करना चाहिए। अब ये बात हो गई। अब इसके लोगों की क्या बात थी? तो जो यूनाइटेड नेशंस का लोगो था तो वो क्रिएटेड बाय द टीम ऑफ डिज़ाइनर्स इन 1945। कौन थे? लेड ओलिवर लिंकन लैंक्विस्ट। ये इतना बड़ा नाम है भैया, जरा इसको ध्यान देना। वैसे ये नहीं पूछता कि यूएन के डिज़ाइनर जो लोगों के डिज़ाइनर हैं, ये नहीं पूछता। अगर हाँ कोई ऐसा पेपर है जिसमें डीप क्वेश्चन आ सकता है तो इट मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछ सकता है, ठीक है। बाकी वैसे इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस द नेम किसने क्वाइन किया? यूएस के
प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये याद रखना है, और यही थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ यूएन, यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा हुई। कौन कौन से हैं ऑफिशियल लैंग्वेज? अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसिया और स्पेनिश। तो देखो ACEFRS, इनसे हम एक शॉर्ट ट्रिक बना लिए सेफ और RC। ठीक है, ये ट्रिक है, ये लिखा हुआ ये ट्रिक। ठीक है, ये मैंने उसी टाइम बनाया था। सेफ RC का मतलब क्या हो गया? S फॉर स्पेनिश, A फॉर अरबिक, F फॉर फ्रेंच, E फॉर इंग्लिश, और R फॉर रशिया, और C फॉर चाइनीज़। ठीक है, इतने सारे वर्ड। इसका ट्रिक यही है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई समस्या बात नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ज़रा ध्यान रखना। ठीक है ना, इसलिए ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कौन कौन से इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो यूनाइटेड नेशंस में नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, बात ख़त्म। तो आप इतना ध्यान रखना कि यूनाइटेड नेशंस में कौन कौन है, सेफ हैं और RC हैं। सेफ RC स्पेनिश, अरबिक, फ्रेंच और इंग्लिश, रशियन और C फॉर चाइनीज़। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए, अब हमने जब इसकी बात कर ली कि यूनाइटेड नेशंस अब इतना बड़ा संगठन बन गया, तो अब इनको चलाएगा कैसे, कैसे चलेंगे ये? तो इनके लिए अलग अलग हिस्सों में इसके अंग बनाए गए। जैसे कई सारे अंग बन गए इसमें। पहला तो बना जनरल असेंबली। क्या है? पहला क्या बना? जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली है क्या, काम क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम एक तरीके से पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आप ये इमेजिन करो कि एक बड़ी पार्लियामेंट है जिसमें 193 देश शामिल हैं और सभी देशों को बराबर वोट मिलता है। ठीक है ना, मतलब अ बिग पार्लियामेंट। क्या है? बिग पार्लियामेंट। इसमें 193 देश शामिल हैं, ये समझ लो। ठीक है, ये हो गया जनरल असेंबली बेसिकली। अभी हम आसान भाषा में समझें, उसका डिटेल अभी हम आगे इसके जस्ट अगले पेज पे पढ़ेंगे। अगला है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को एक हिसाब से हम माने तो ये दुनिया का इमरजेंसी कैबिनेट समझ सकते हैं। क्या है? इमरजेंसी कैबिनेट। ठीक है, इमरजेंसी कैबिनेट, इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है ना। अभी इसका जैसे इमरजेंसी कैसे, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि जब 22 में जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था तो वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था इसमें। ठीक है ना, युद्ध के दौरान वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था, एक हिसाब से इमरजेंसी कैबिनेट जिसको इसीलिए बोलते हैं इमरजेंसी कैबिनेट। फिर अगला है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको अगर आसान भाषा में समझे तो ये क्या है? जैसे हमारे देशों में अलग अलग कोर्ट होते हैं, देश के अंदर के सारे मामलों को देखा जाता है। वैसे जैसे मैंने बताया नहीं कि भाई अब ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में कई सारे जो हैं स्टेट्स हैं और एक इसका पार्लियामेंट बना है। तो इस पूरी दुनिया में कोई भी मैटर होता है तो ये पार्लियामेंट तो पहुँचेगा,
कोर्ट ही तो पहुंचेगा, जैसे अपने देश में होता है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य इसी के लिए होता है, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए कि क्या है इसका उद्देश्य। जस्टिस करना मतलब कोई भी बात होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण मैटर था कुलभूषण जाधव के केस में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। अब देखो, एक ये था ना कि जो कुलभूषण का मैटर था, एक कुलभूषण जाधव, इसमें क्या था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। जैसे हम नहीं अपील करते हैं कोर्ट में, हमारा कोई मसला होता है तो अगर इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। आई बात समझ में। ट्रस्टीशिप काउंसिल अगर हम बात करें तो ये तो अब ख़त्म हो गया है, बेसिकली इसका कोई अब यूज़ नहीं रह गया है। इनकी हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया इनको, इस यूएन के जो अंग थे, अंग काट को बाहर कर दिया गया। बेसिकली इनकी आवश्यकता पूरी हो चुकी थी। 1994 में इसका उद्देश्य ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे नए कंट्रीज़ बन गए जिनके खुद के गवर्नमेंट नहीं थे, कैसे चलाएंगे इस देश को। तो एक बेसिकली एक ट्रस्टीशिप बनाया गया था। उसमें ये तय हुआ था कि जिन देशों को चाहते हैं कि अपने देश को संभालने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल में आ सकते हैं, और उसकी जो है रख रखाव, देख रेख, सारी चीज़ें कौन करेगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल करेगा। और यदि उनको लगता है कि वो अपने आप के, अपने देश के गवर्नमेंट को संविधान बना सकते हैं, तो बना के आप अपना देश इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो जब 1994 में लगभग सारे देश इंडिपेंडेंट हो गए, या तो खुद का संविधान बना लिया या किसी देश में जाके मिल गए, ठीक है। अगला है सेक्रेटरीट, सचिवालय। सचिवालय का विषय होता है सारे कागजात, काम धंधा सारे वहीं चलते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल टर्म्स, ये भी विषय है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल टर्म्स की बात करें तो इसका क्या काम होता है, ये जो है आर्थिक, सामाजिक जितने भी विषय होते हैं उनको देखने का काम करता है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल टर्म्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे हम। पहला कौन सा है, हाँ ये ध्यान रखना, हाँ ये तो है ही आपके पास, ध्यान में तो है ही, आपको पता ही था ना। ऑल वर इस्टेब्लिश 1945, ठीक है। ये जितने हैं 1 2 3 4 5 जो भी हैं, ये सब 1945 में ही स्थापित किए गए थे जब यूनाइटेड नेशंस बना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसके चक्कर में मत पड़ना कि सब अलग अलग स्थापित किए गए थे, ये ध्यान रखना कि एक साथ ही किए गए थे। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, आम सभा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। आम सभा है, एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ ठीक है। द जनरल असेंबली, आम सभा के बारे में बात करेंगे तो ये कह रहा है कि मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। यूएन का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, 6 अंग है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग की अगर बात करें तो वो जनरल असेंबली ही है, जिसको कहते हैं कि एक ये जनरल असेंबली पॉलिसी मेकिंग वर्क करता है। यूएन का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, यूएन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कितने सदस्य हैं, 193 मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंट इन द जनरल असेंबली, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इनकी हर साल मीटिंग होती है, ये ध्यान रखना, ये सब पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी हर साल मीटिंग होती है। इलेक्ट अ जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ईच ईयर, हर साल नए नए जो है इनके प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं। जनरल असेंबली की मीटिंग हर साल होती है सितंबर में, और हर साल जो है नए नए जो है प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं। अगर हम मेंबरशिप चाहते हैं, किसी भी कोई भी स्टेट अगर यूएन में मेंबरशिप चाहता है तो बाय द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली, डिसीजन जनरल असेंबली का होता है, लेकिन रिकमेंडेशन किसका होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। मतलब उसको रिकमेंड कौन करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल करेगा,
ठीक है। सबसे पहले अगर किसी भी स्टेट को चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बने, तो पहले सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा। फिर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि ये बन सकता है, फिर उसको उठा के जो है रिकमेंड करेगा किसको, जनरल असेंबली को। जनरल असेंबली फिर उसको डिसीजन लेगी करना है या नहीं करना है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग जनरल असेंबली आपको पता ही है कि क्या का वर्क है इनका। अब देखो, जो डिसीजन लेते हैं ये किसी भी मुद्दे पर ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें भी 2/3 मेजॉरिटी होती है। क्या होती है? 2/3 मेजॉरिटी होती है। किस पे? ऑन द डिसीजन ऑफ द इम्पोर्टेंस। जैसे पीस एंड सिक्योरिटी की अगर बात है, कोई डिसीजन पीस एंड सिक्योरिटी पे लेना है, एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर एंड द बजटरी मैटर्स, कोई बजट वाले मैटर हैं, तो 2/3 जो है बैठकें होंगी। 2/3 डिसीजन से ही ये डिसाइड होता है, ठीक है, कि हमें किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सिक्योरिटी की बात हो, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर एंड द बजटरी मैटर, बजट की बात हो, तो हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी एक छोटे मोटे डिसीजन के लिए, जैसे युद्ध रुकवा देना हुआ, कोई भी और अन्य मैटर ऐसे हुए जो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, उनको सिंपल मेजोरिटी के तहत हम कर देते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या करने देखने वाली बात है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट कि 2/3 मेजोरिटी किसके लिए होती है? पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर एंड बजटरी मैटर्स पे। सिंपल मेजोरिटी अदर डिसीजन पे होता है। तो ये 2-3 चीज़ देखने के लिए हैं। आगे हम बात करेंगे क्या है सीटिंग अरेंजमेंट इन द जनरल असेंबली हॉल। अच्छा, जनरल असेंबली हॉल में बैठने की फिर सीटिंग अरेंजमेंट होती है। ठीक है। जनरल असेंबली हॉल में क्या होती है? बैठने की क्या होती है? सीटिंग अरेंजमेंट होती है। चेंज होते हैं हर सेशन में। हर सेशन मतलब हर साल, क्योंकि पर ईयर जो है ना, इनकी जो है मीटिंग्स होती है, और पर ईयर मीटिंग होती है, और पर ईयर इनके प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं। हर साल मीटिंग होगी, हर साल जो है प्रेसिडेंट चेंज हो गया, हर साल इनकी सीट की जो है आगे पीछे होते रहेंगे। तो ड्यूरिंग ऑफ 74 सेशन 1920, ये PDF मैंने बनाया था। 74वें सेशन में घाना ऑक्यूपाई द फर्स्ट सीट इन द हॉल। ठीक है। पहला सीट घाना ने जो ऑक्यूपाई किया था 74वें सेशन में। फॉर द 80th सेशन 2025, जो अभी का सेशन है, नाइजर ऑक्यूपाई द फर्स्ट सीट। जो नाइजर था उसने पहला सीट ऑक्यूपाई किया। कब? उसने ऑक्यूपाई किया 2025 में। तो 2025 में कौन सा रहा है? 80 नंबर का। ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो इसमें क्या 2 चीज़ें देखने वाली बात हैं कि पहला है कि हर साल इनके सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होती हैं, और करंट अफेयर्स की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि 2025 में नाइजर ने ऑक्यूपाई किया था फर्स्ट सीट। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेयर डिड द फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग हेल्ड। पहला जनरल असेंबली मीटिंग कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल, लंदन। ये ध्यान रखना, ये पूछता है। ठीक है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो आप बोल देना, कमेंट कर देना, पता चल जाएगा, हम उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है। चलिए, अब आ गए हमारे कैबिनेट साहब, जो इमरजेंसी कैबिनेट कहलाते हैं। क्या है ये? एक बेसिकली इमरजेंसी कैबिनेट। ठीक है। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल बेसिकली होता है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टेक्स लीड इन डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन। ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी को जो है मेंटेन करना होता है। इसका भी लोकेशन कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा, एक खास बात बताता हूँ मैं, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के अंग हैं उनके सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का न्यूयॉर्क में नहीं है। वो कहाँ है? हेग में है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलिए, वो तो मैंने बता दिया, साथ साथ ध्यान रहे। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट चेंज एवरी मंथ ऑफ रोटेशंस। ठीक है, एवरी मंथ है या ईयर है, एक बार देख लेना, शायद मैंने भी गलत लिख रखा है इसका मतलब। ठीक है, एक बार देख लेना मंथ है या ईयर, कमेंट कर देना, मुझे ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, कि मतलब लेकिन होता है हर सेशन में बेसिकली ये भी चेंज होते रहते हैं। टोटल मेंबर कितने हैं? 15, 5 परमानेंट हैं और 10 टेम्परेरी फॉर 2 ईयर्स। मतलब हर 2 साल में जो है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट होते हैं। परमानेंट इन्हीं के पास वीटो पावर की जो है पावर होती है। वीटो पावर मतलब हर बार में टांग अड़ा देना इनके पास होता है। 5 में से अगर एक ने भी, 4 ने हाँ कह दिया, एक ने ना कह दिया, तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, वो होनी नहीं है। भारत ने जब परमानेंट सदस्यता होनी थी, स्थायी सदस्यता होनी थी भारत की, तो लगभग हर बार जो है चाइना ने अड़ंगा डाल दिया। मतलब सोचो, 193 वो देशों ने हाँ कर दिया, कुछ देश थे जिन्होंने ना किया था, एक इक्का दुक्का, बाकी जो परमानेंट 5 थे, उनमें से 4 ने भी हाँ कर दिया, बट चाइना ने ना कर दिया, इसी वजह से रुक गया। ठीक है, ईच मेंबर हैज़ अ 1 वोट। हर एक मेंबर के पास एक वोट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर है कौन कौन? चाइना, फ्रांस, रसिया फेडरेशंस, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 हो गए। ठीक है, चाइना, ये ध्यान रखना, पूछता है कि इनमें से कौन सा देश है जो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य नहीं है। ठीक है ना, तो कौन सा नहीं है, तो ये आपको देख लेना है। जब याद रखेंगे तो पता होगा, अदरवाइज़ नहीं पता होगा। चाइना है, फ्रांस है, रशिया फेडरेशन हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, और कौन सा होगा? यूनाइटेड स्टेट हो गया। आगे बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अ मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ यूएन विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल may participate in the discussion with the vote when the council consider that countries interest are affected। यदि इसे 2 चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। कह रहा है कि यदि कोई ऐसा राष्ट्र, कोई ऐसा देश जो कि मेंबर नहीं है किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का, मतलब असेंबली का तो है, मतलब जनरल असेंबली में 193 देश गिने आते हैं। ठीक है ना, उसका तो है, लेकिन अगर सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं है, फिर भी वो जो है पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में और वोट भी दे सकता है। अगर काउंसिल कंसीडर करता है कि कंट्रीज़ की जो इंटरेस्ट है वो अफेक्टेड हो सकती है, तो अदरवाइज नहीं। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर मैंने बता ही दिया कि रेफर टू द पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स टू वोट अदरवाइज रिजेक्ट एनी रेजुलेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल का रेजुलेशन पास होना होता है, अगर किसी भी एक कंट्री को लगता है कि दिस इज़ नॉट गुड, देन नॉट गुड। किसी भी एक भी कंट्री को 5 में से लग गया कि नहीं अच्छा है, तो मतलब वो काउंसिल नहीं अच्छी है, मतलब वो रेजुलेशंस नहीं अच्छा है और वो रेजुलेशन पास नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन ये लिखा हुआ है कि द अनकंडीशनल वीटो possessed by the 5 government has been seen as the most undemocratic charter of the UN। ठीक है ना। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या था? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक व सामाजिक परिषद। यूएन सेंट्रल प्लेटफॉर्म कहा जाता है इसका, यूएन का सेंट्रल प्लेटफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली आर्थिक और सामाजिक बात यही करता है।
ठीक है ना। फॉर द रिफ्लेक्शंस, डिबेट एंड इनोवेशंस, थिंकिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अगर किसी भी देश के बारे में सोचना, उठाना बैठाना, गरीब है अमीर है, कोई बीमारी, कोई समस्या है, कोई भी विषय बात होती है तो किसके पास आती है सबसे पहले? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पास आती है, वो देखता है इसमें। ठीक है, ये जो काम करता है ये 3 डायमेंशन पे काम करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। पहला तो इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और तीसरा इन्वायरमेंटल, मतलब आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय। ये 3 डायमेंशन पे बेसिकली काम कर रहा होता है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलो अप टू मेजर यूएन कॉन्फ्रेंस एंड समिट। जो यूनाइटेड नेशंस के मेजर काउंसिल्स होते हैं उनको भी फॉलो अप करता है। ठीक है, जो भी समिट्स होते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है इसको ज़रा देखेंगे हम। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 54 मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? 54 मेंबर होते हैं। देखो हमने पढ़ा है अलग अलग हैं। जनरल असेंबली में कितने हैं? 193 हैं। मतलब जनरल असेंबली में जितनी कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन, जनरल असेंबली में ज़रूर होनी ही होगी। अगर यूनाइटेड नेशन में 200 भी कंट्री होंगी तो जनरल असेंबली में 200 कंट्री होंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इकोसॉक जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसमें भी होनी हो सकता है उसमें ना हो। जैसे देखो जनरल असेंबली में 200 हैं, 193 में है, यहाँ पे 54 है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 है ना। तो ये विषय है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पे पूरा हो यहाँ पे भी सभी के सभी हों। ठीक है, फॉर द ओवरलैपिंग 3 ईयर्स टर्म्स, इनके 3 साल के ओवरलैपिंग टर्म्स होते हैं। ये भी लोकेशन इसका न्यूयॉर्क में ही है। करंट प्रेसिडेंट हर एक्सेलेंसी ऑफ द पाकिस्तान। इसके जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट इसके हैं मुनीर अकरम। ठीक है, ये ध्यान देख लेना, एक बार चेक कर लेना गूगल पे। ये हो सकता है कोई बदल गए हैं। ठीक है ना, मुनीर अकरम। तो ये चीज़ हो गई ध्यान देने वाली बात। अगर हम आगे बात करें द ट्रस्टीशिप काउंसिल, देखो ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल टाटा बाय बाय बोल दिया है, जिसे काम मतलब ही निकल गया तो हम पहचानते नहीं। यही काम इनका हुआ है। क्या हुआ देखो कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज न्याय क्षेत्र, टू प्रमोट द एडवांसमेंट टूवर्ड सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कई सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जिनके खुद की सरकार नहीं थी। तो जब खुद की सरकार ना हो तो कैसे चलेगा? मतलब क्लास का मॉनिटर नहीं है, सरकार नहीं है, तो वो सरकार कैसे, लोग क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कैसे चीज़ें फॉलो हो पाएंगी? तो उसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल था। ट्रस्टीशिप काउंसिल पे जाके ऐड होते थे और वही उनको रेगुलेट करती थी और उनको प्रमोट करती थी उनके एडवांसमेंट की ओर और सेल्फ गवर्नेंस की ओर। ठीक है, और इंडिपेंडेंस की ओर। मतलब वो अपना संविधान बना लें और अपने लिए जो है सेल्फ गवर्नमेंट की तैयारी कर लें, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें। अब ट्रस्ट टेरिटरी होती क्या था? अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, जिसकी नॉन सेल्फ टेरिटरी गवर्निंग प्लेस्ड अंडर एन एडमिनिस्ट्रेशंस अथॉरिटी बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूएन। ठीक है, अब ये था कि जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी थी, जिसके पास खुद के सरकार नहीं थे, वो प्लेस हो जाते थे कहाँ पे? अंडर एन एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ द यूएन। यूएन के जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था उसमें वो जाके शामिल हो जाते थे और उसकी देखरेख ट्रस्टीशिप काउंसिल करता था और उसको प्रमोट करता था कि वो देश अपने सेल्फ गवर्नमेंट बना ले, अपने को एडवांसमेंट कर ले और अपने को इंडिपेंडेंट कर ले। ठीक है, अब देखो अगला क्या हुआ, ये भी उसी के बारे में कह रहा है कि एम ट्रस्टीशिप सिस्टम ऑफ द फुलफिल्ड बाय 1994। अब देखो 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो एम था वो फुलफिल हो गया। ऑल ट्रस्ट
टेरिटरीज अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट की ओर बढ़ गए और इंडिपेंडेंट हो गए, ईदर एज सेपरेट स्टेट और बाई गोइंग नाइबरिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। या तो वो किसी कंट्री के साथ जुड़ गए और या तो वो अपनी खुद की सरकार बना लिया, खुद का संविधान बना लिया और इंडिपेंडेंट हो गए। तो जो कंट्रीज़ थे ऐसी स्थिति में वो बन गए अपने आप में और उसकी आवश्यकता ख़त्म हो गई ट्रस्टी काउंसिल की। भाई जब कंट्री नहीं है ऐसे तो इसकी बनाने क्या हो सकता, तो क्या हुआ, टाटा बाय बाय कर दिया और ये बंद हो गए। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंड ऑपरेशंस ऑन 1 नवंबर 1994। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो हुआ, ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंड हो गया 1 नवंबर 1994 को हुआ, अ मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये क्या है, लास्ट रिमेनिंग यूएन ट्रस्ट टेरिटरी। ठीक है, ये कोई कंट्री का नाम है, पलाऊ, लास्ट रिमेनिंग यूएस टेरिटरी था। ठीक है, बाई ए रेजोल्यूशन एडॉप्टेड ऑन 25 मई 2024 को अडॉप्ट कर लिया गया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल अमेंड कर दिया गया। इट रूल्स बी प्रोसीजर ड्रॉप्ड एनुअल मीटिंग्स एंड एग्री टू मीट्स ऑन ओकेजन रिक्वायर्ड। इसको सस्पेंड कर दिया गया और ये अडॉप्ट किया गया, एक मीटिंग एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि 25 मई 1994 के रेजोल्यूशन पास हुआ कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को अब अमेंड करके एक प्रोसीजर बनाया गया कि अब इसकी एनुअल सिर्फ क्या होगी, मीटिंग होगी अगर आवश्यकता होती है, कोई ओकेजनल रिक्वायरमेंट होती है तो। ठीक है ना। चलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये क्या काम करता है, तो मैंने बता ही दिया था। जो कोर्ट होता है बेसिकली कोर्ट का काम जो होता है वो करता है। कह रहा है कि प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन होता है ऑफ यूएन का, रोल होता है टू सेटल लीगल डिस्प्यूट। जो लीगल डिस्प्यूट होते हैं सबमिटेड टू इट बाय द सीट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द लीगल क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे भारत ने जो है, मैंने एक बताया ऊपर भी, उस विषय पे पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने यूएन में जो है अपील की थी भारत ने। ठीक है, इसमें 15 जज होते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। कितने जज होते हैं इसमें, 15 जज होते हैं। इलेक्टेड फॉर द 9 ईयर्स, इसका टेन्योर अलग है, कितने, 9 साल के लिए होते हैं। ठीक है, बाय द यूनाइटेड जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, अपॉइंट होते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। इट सीट इट एट द पीस प्लेस इन द हेग। क्या कह रहा है कि इट्स सीट इज़ एट द पीस प्लेस इन द हेग, नीदरलैंड, ये है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर ये है, तो ये ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड यही एक ही कंट्री है, मतलब एक ही अंग है इसका जो न्यूयॉर्क में नहीं है हेडक्वार्टर। द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, अगर हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है, क्या क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें। अब ये देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस बाद में बना तो इसका नाम पड़ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जब लीग ऑफ नेशंस था तो इसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो विच वॉज इस्टेब्लिश बाय द लीग ऑफ नेशंस 1919 में इसकी स्थापना, 1920 में इसकी स्थापना हो गई। इट वॉज इस्टेब्लिश जून 1945। जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में स्थापना हुआ। बाय द चार्टर ऑफ द यूएन ऑर्गन्स आर बिगेन वर्क इन द अप्रैल 1945 में शुरू हो गया। इसका अगला है द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है सेक्रेटेरिएट जनरल एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर। बहुत सारे स्टाफ मेंबर इसमें हैं। जो ऑफिशियल काम होता है ना, सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है, दस्तावेजों का संरक्षण या रख रखाव। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से चल रही होती हैं, उस पूरे को चलाने का काम सेक्रेटेरिएट, जितने दस्तावेज हैं सारी चीज़ें हैं सचिवालय में ही होती हैं।
डिपार्टमेंट लाइन्स एंड ईच डिपार्टमेंट्स हैविंग डिस्टिंक्ट एक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल बाय द जनरल असेंबली फॉर 5 ईयर, इनके जो जनरल प्रेसिडेंट होते हैं इनकी 5 ईयर की होती है और रिन्यूएबल टीम होती है, रिन्यूएबल टर्म होता है और बदलते रहते हैं बार बार का, हर 5 साल में ये बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें कि इनके अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट की बात हो गई। अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल इन द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेड एंड सेक्रेटेरिएट, वही हेड होता है, ठीक है, जो सेक्रेटरी होता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये न्यूयॉर्क में है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात, ये यहाँ पे द एंड हो गया, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। कहाँ पे, ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इसमें आप 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपको देखने के लिए, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो हो जाएगा। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन एंटोनियो गुटरेस, जो 9th सेक्रेटरी हैं जनरल हैं, ठीक है। कौन है, एंटोनियो गुटरेस है। ये ध्यान रखना 17 में बने, 5 साल के लिए बने, तो 22 में इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। फिर 22 के बाद ये फिर अपॉइंट हो गए, फिर 5 साल के हो गए, तो 22 5 27, मतलब ये 27 में जाके फिर हटेंगे अगर हटना होगा तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब 17 में बने, 22 में टेन्योर ख़त्म हुआ, 22 में फिर बन गए, 5 साल के लिए बने, और 27 में इनका आ गया टेन्योर, ठीक है। 1 जनवरी 17 में बना था। बिफोर बिकमिंग सेक्रेटरी जनरल सर्व एज यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में बात हो रही है कि वो पहले हाई कमिश्नर, यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज एंड फ्रॉम द जून 2005 तो दिसंबर 2015 तक, 2005 से 2015 तक ये जो रिफ्यूजीज़ थे इनके लिए उन्होंने काम किया था, इसके हाई कमिश्नर रहे हैं। ये सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पुर्तगाल फ्रॉम 1995 तो 1995 से सन 2000 तक ये जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पुर्तगाल के, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट में क्या हैं, कह रहा है कि द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन कौन था, क्या है, त्रिगावे लियू, ठीक है, लाई। हु वाज द यूनाइटेड फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कौन था, कोफी अनन। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हैव डाइड वाइल इन द ऑफिस। अच्छा, ऑफिस के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका नाम था डैग हैम्ब्रेस्कोज़ोल्ड। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली की भारतीय महिला रही हैं, वो कौन रहा है, महिला नहीं मतलब कौन रहा है, विजया लक्ष्मी पंडित। ये पहली भारतीय थे, ठीक है। तो हमने पूरे इसके बारे में पढ़ लिया एक एक करके कि क्या होता है यूनाइटेड नेशंस, कैसे काम करता है, इसके अंग क्या क्या हैं, इन चीज़ों को हमने देख लिया। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन ज़रा सोचिए अगर ये ना होता तो शायद तीसरा विश्व युद्ध अब तक हो चुका होता। इसलिए इसे ना दुनिया में क्या कहा जाता है, पीस प्लेटफॉर्म बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस को। क्या बोला जाता है, पीस प्लेटफॉर्म बोला जाता है यूनाइटेड नेशन को। आपको क्या लगता है, यूनाइटेड नेशंस को और शक्तिशाली होना चाहिए या फिर देशों को खुद ही अपने झगड़े सुलझाने चाहिए? अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत।
ठीक है, चलो दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए।